नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 पेपर के लिए, जूनियर पेपर के लिए यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा है 6 से 8 पेपर आपका है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम आपको 6 फरवरी 2023 को जो हुआ था उसको जो है वो सॉल्व कराएंगे, जिसके अंतर्गत सीडीपी पोर्शन, चाहे आपने सोशल साइंस ले रखा हो चाहे मैथ साइंस ले रखा हो, दोनों के लिए कॉमन है। तो सीडीपी पोर्शन से जो है हम स्टार्ट जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीडीपी पोर्शन का सबसे पहला प्रश्न आपका, और ये पेपर आपका है 6 फरवरी 2023 का। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, तो ये अच्छा है कि जिनको भी इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी साथ में ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास इनमें से कौन से कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं? पहला है पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी जैसे परवरिश की शैलियां हैं, आनुवांशिक ढांचा या संरचना, विद्यालय अनुभव और व्यक्तिगत रुचि। यहाँ पर इस तरीके से 1 2 करके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो वृद्धि और विकास को अगर आप देखेंगे तो पेरेंटिंग स्टाइल तो प्रभावित करेगी, जैसे आप बच्चे को पालते हैं, जैसे उसको संस्कार देते हैं, वो सारी चीजें। आनुवांशिक ढांचा प्रभावित करता ही है, बहुत से रोग ही होते हैं आनुवांशिक, तो वो भी प्रभावित करते हैं। तो जेनेटिक मेकअप भी आपका यहाँ पर प्रभावित करेगा, विद्यालय अनुभव भी प्रभावित करेगा और पर्सनल इंटरेस्ट भी प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के वृद्धि और विकास को ये चारों कारक प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ देखेंगे तो वृद्धि और विकास आनुवांशिकता या आनुवांशिक संगठन और पर्यावरणीय कारक करके लिखा है, बाकी सभी के संतुलन से ही प्रभावित होता है। आनुवांशिकता वृद्धि और विकास की सीमा को निर्धारण का कार्य करता है, और जो संभव है, लेकिन पर्यावरण उस स्थिति को निर्धारित करता है जिससे क्षमता जो है वो हासिल की जाती है। मतलब आपके अंदर क्षमता है आईएएस बनने की, पर आपको आसपास वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप बन कैसे पाएंगे? मान लीजिए आपके अंदर, आपके जीन्स में है कि आप आईएएस बन सकते हैं, और आपका जो जन्म हुआ है वो एक ऐसे परिवार में हुआ है जहां पर खाने को लाले हैं, तो फिर आप कैसे आईएएस बन पाएंगे? तो वही कहने का मतलब है कि जो आनुवंशिकता होती है वो वृद्धि और विकास की उस सीमा को निर्धारण करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, परंतु जो आपका पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो क्या करता है? आपकी वो क्षमता हासिल करने को लेकर के निर्धारण करता है। तो पर्यावरण भी प्रभावित कर रहा है, आनुवांशिकता भी प्रभावित कर रही है। और एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। चारों कारक आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में विकासात्मक जो परिवर्तन होता है, डेवलपमेंटल चेंज होते हैं बच्चों में, वो पूछा गया है, इनमें से कौन सा होगा? सबसे पहला है आपका, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। दूसरा है एक आयामी और रैखिक होते हैं। तीसरा है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। और चौथा है कि अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिरे से आगे जो है ये बढ़ते हैं। तो आपने अगर वृद्धि और विकास के नियम पढ़ रखे होंगे तो ये चौथा पॉइंट आपको वहां पर देखने को मिलता है। पर प्रश्न में पूछा क्या गया था? डेवलपमेंट जो चेंज होता है, डेवलपमेंटल चेंज, वो बच्चों में जो है वो किस स्थिति को प्रभावित करेगा? तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको सी वाला देखने को मिल रहा है, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारक, इनके बीच एक जटिल अंतःक्रिया का रूप होता है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन सी वाला। और बात करते हैं इसके बारे में, तो मानव विकास आनुवांशिकता और विकास दोनों से प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम है, क्योंकि बच्चों का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। अगर ये लाइन आपको पता थी तो फिर आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत नहीं करते हैं। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन वंशानुगत और जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके बीच एक जटिल अंतःक्रिया जो है ये होती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक अभिकथन लिखा हुआ है और फिर उसके बाद रीजन लिखा है। तो अभिकथन है कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। कारण इसका दिया गया है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। अब आपसे पूछा गया इसमें सही आपको बताना है कि क्या दोनों सही हैं और एक दूसरे की ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, या आपका नहीं व्याख्या कर रहा है, या एक गलत है दूसरा सही है, और या फिर दोनों गलत हैं। वापस से सेंटेंस पे अगर आप पढ़ेंगे, कह रहा था कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता।
हर बच्चे में अलग-अलग क्षमता होती है अपनी, तो विकास भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा अगर देखेंगे तो कह रहा है बचपन सार्वभौमिक है और एक ही आयामी होता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मल्टी डायमेंशन देखने को मिलता है, तो दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पर जो है वो गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर होगा डी कि ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। अब थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि बालक और बाल्यावस्था की सार्वभौमिक धारणा बचपन को सार्वभौमिक स्तर पर परिभाषित करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बालक जो होता है वो अलग-अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों में अलग-अलग क्षमताओं और अक्षमताओं के साथ बढ़ता है। यही चीज़ तो बात की गई थी वहाँ ऊपर। और सभी अभिकथन ए सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये भी कथन गलत है क्योंकि बच्चे भिन्न-भिन्न तरीकों से अलग-अलग उम्र में विकास के चरणों से गुजरते हैं। तो दोनों कथन गलत हैं। और इस चीज़ को देखिए यहाँ मेंशन किया भी गया है कि जो बचपन होता है वो सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं होता है बल्कि बहुआयामी होता है। मल्टी डायमेंशनल आपको देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि अभिकथन दिया गया है कि सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो पहला कथन तो आपको पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है कि गलत ही है क्योंकि लिखा है सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। क्या परिवार में सामाजिकरण नहीं होता है? बिल्कुल होता है, आस पड़ोस का भी होता है। तो ये आपका कथन तो पहले ही गलत है। अगला कथन के ये अभिकथन है। अब इसके रीजन को पढ़ते हैं। तो तर्क दिया गया है कि स्कूल जो होता है वो द्वितीयक सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। तो इस तरीके से दो कथन थे। पहला तो मैंने बता दिया गलत कथन है और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे ए और आर दोनों सही है तो नहीं होगा सही आपका। और ये लिखा है कि दो और सही व्याख्या करता है, इसमें कह रहा है सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब दोनों सही वाला, तो ए बी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो दोनों के दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं इसको भी समझिए। सामाजिकरण समाज में विशेष भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहार, मूल्यों, मानदंडों और सामाजिक कौशलों को सीखने की चल रही प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सामाजिकरण के प्रमुख एजेंट में परिवार, यही बात मैंने कही, और स्कूल भी आपका शामिल है। लेकिन मीडिया, सहकर्मी समूह और अन्य प्रमुख जो सामाजिक संस्थान जैसे कि धर्म और कानूनी व्यवस्था, ये सब भी आपके शामिल हैं। तथा इस संदर्भ में कह सकते हैं सामाजिकरण स्कूल में ही नहीं वरन परिवार, मीडिया और आसपास वातावरण से भी प्राप्त होता है। और द्वितीयक माध्यमिक जो आपका सामाजिकरण है उसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं आता है बल्कि पड़ोस, मीडिया, सहकर्मी समूह, समाज के कानून, ये सब भी आता है। तो ऊपर इस यही चीज बात की गई थी कि जो सेकंड आपका सोशलाइजेशन की बात होगी तो द्वितीयक सामाजिकरण के एकमात्र संस्था शब्द का यूज किया गया था स्कूल में, जबकि एकमात्र नहीं है और भी आपके आते हैं। यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि केवल स्कूल ही नहीं आता है, वहां पर एकमात्र शब्द अगर ना होता तो वो सही होता। तो द्वितीयक माध्यमिक सामाजिकरण में सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पड़ोस भी आते हैं, मीडिया भी आते हैं, सहकर्मी समूह और समाज के कानून भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। उत्तर पारंपरिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या प्री, या फिर आपका फॉर्मल स्टेज, या फिर कन्वेंशनल स्टेज। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, पूर्व पारंपरिक स्तर। अब ये आपको पता कैसे चलेगा? एज आपको अगर अलग अलग पता है तो वहां पर पता चल जाएगा कि इस एज क्राइटेरिया में जो लगभग 9 साल तक आपको देखने को मिलती है, वहां पर जो भी कैंडिडेट है, जो भी बच्चा है, अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे जो निर्णय होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स होते हैं उससे डिसाइड होते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता अगर चल जाएगा तो उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा पूर्व पारंपरिक स्तर की प्रारंभिक अवधि में है। ये जो पूर्व पारंपरिक स्तर है इसमें भी दो बटे होते हैं, तो ये लगभग 9 वर्ष तक रहता है। यही बात मैंने की कि इस उम्र में बच्चों के जो निर्णय होते हैं वो मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों को तोड़ने के परिणामों से प्रभावित होते हैं, और यही बात ऊपर की गई है। इसमें दो चरण होते हैं, एक आज्ञाकारिता और दंड और दूसरा है व्यक्तिवाद और विनियम। आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा और ज्यादा सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है? फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ
तो पहला है एडेप्शन या अनुकूलन, या फिर आपका पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, या पूर्वाभ्यास रिहर्सल, या फिर आपका कलन विधि जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं। केवीएस में आपको ये चीज बता चुके हैं कि किसके अंतर्गत क्या आता है। एडेप्शन आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अनुकूलन, तो संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा और ज्यादा आसान हो जाता है? अनुकूलन के द्वारा। पियाजे ने कहा बच्चों में उनके वातावरण के साथ समायोजन की जो प्रकृति होती है वो सहज होती है। बच्चे की ये जो प्रकृति होती है इसको हम अनुकूलन कह सकते हैं। पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा माहौल में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है तो उस समय उसकी जो विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो अलग अलग कार्य ना करके एक साथ संगठित होकर के काम करती हैं। उद्दीपक समझते हैं? आपका उद्दीपक एक प्रकार से आपका कोई लक्ष्य होता है और इंग्लिश में कहते हैं स्टिमुलस, और अगर उसके प्रति कोई आप क्रिया करते हैं तो वो आपका रिस्पॉन्स होता है जिसको हम अनुक्रिया कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब कोई बच्चा माहौल में कोई उद्दीपक है, परिस्थिति उसके सामने होता है तो उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग ना काम करके एक साथ संगठित होकर के काम करती हैं, ज्ञान अर्जित करती हैं। ये क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती है। वातावरण के साथ मनुष्य का जो संबंध होता है उस संबंध को संगठन आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अनुकूलन बाहरी रूप से। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। जीन पियाजे के संबंध में आपको तीन शब्द देखने को मिलते हैं मुख्य तौर पर। एक देखने को मिलता है, तीन ना कह के दो कहिए, एक तो देखने को मिलता है संगठन और एक आपका अनुकूलन। तो जहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे तो अनुकूलन जो दिया गया था, जब भी बात हो रही हो कि आपका कोई पहले का कोई एक्सपीरियंस रहा हो और आप नए एक्सपीरियंस के बीच संतुलन बैठाते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा अनुकूलन। जैसे आपको पहले से साइकिल चलाना आ रही है और आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, इस तरीके की जो चीज है वो अनुकूलन में देखने को मिलती है। संगठन में क्या होता है, जो बौद्धिक आपकी सूचनाएं होती हैं उसको आप एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करते हैं, किसी चीज को भी करने के लिए, आसान करने के लिए, वो आपका संगठन होता है। अब अनुकूलन के अंतर्गत भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका आत्मसातीकरण और एक होता है आपका समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में जो समाविष्टीकरण होता है वो होता है नवीन ज्ञान के आधार पर पुराने ज्ञान में आप परिवर्तन कर दें। तो ये सारी चीजें इंग्लिश के टर्म अगर आप पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। हिंदी जिन्होंने पढ़ रखी है फिर उनको हिंदी में ही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जैसे जैसे आता रहेगा समझते जाएंगे। ये हमारा हो गया है अनुकूलन आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को की सही सुमेलित जोड़ी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो जीन पियाजे हैं उन्होंने चार अवस्थाएं दी थी। पहली है सेंसरी मोटर संवेदी चालक, दूसरी है प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। और उसके सामने विशेषताएं लिखी हुई हैं। नाटकीय खेल में संलग्न है, वस्तु स्थायित्व का प्रारंभ है, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम है, और आपका परिकल्पित निगमनात्मक कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, तर्क में सक्षम। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, प्रश्न में ये पूछा गया था कि जीन पियाजे चरण है इसमें से सही सुमेलित जोड़ी कौन सी है, यानी इसके सामने लिखे हुए हैं बाकी सब पर इसमें से एक ही सही है। तो संवेदी चालक अवस्था जो होती है, सबसे पहली स्टेज जो होती है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की होती है, क्या इसमें नाटकीय खेल में बच्चा संलग्न हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अगर बात करें, जो कि आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व का लिखा है प्रारंभ हो जाता है, जबकि वस्तु स्थायित्व के प्रारंभ को लेकर के पहले स्टेज में आपको देखने को मिलता है। जिनको नहीं पता है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस चीज को ऐसे समझिए, कभी आपने छोटे बच्चे को गौर किया है, उसको आप कोई चीज दिखाएं और उसके बाद आप अपने पीछे छुपा लें या उसके सामने से उस चीज को हटा लें, तो एक स्टेज होती है जब बच्चा समझ जाता है कि आपने कोई चीज को, जैसे एक रुमाल रखा है, मान लीजिए कोई चीज आपने उसके सामने एक गेंद रखी है, उस गेंद को आपने छुपा के या उसके ऊपर एक कोई रुमाल रख दिया, तो उस कंडीशन में जब बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है तो वो उस चीज को पहचान जाता है कि हाँ आपने इसके नीचे रखी है। और जब तक उस चीज में वो गुण नहीं आता है तब तक कहेंगे उसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये बात की क्या की गई यहाँ पर कि इस चीज को लेकर के प्रारंभ होने लगता है। तो बच्चा जन्म से 2 वर्ष में चीज को सीखना स्टार्ट कर देता है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ जो हो जाता है वो आपका इसी पहली वाली स्टेज में ही हो जाता है। इसलिए दूसरा भी आपका गलत है, जो कि पूर्व संक्रियात्मक लिखा है, पहला तो गलत था ही। तीसरा देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन करने में सक्षम है। तो मेंटली इतना रिवर्स करने, रिवर्स यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है वो क्षमता नहीं आती है।
देखिए एक पलटावी गुण होता है वो अलग होता है, यहाँ पर जो बात कर रहा है वो मानसिक तौर पर कोई किसी चीज को करने में सक्षम को लेकर के बात कर रहा है। देखिए बच्चा 7 से 11 वर्ष की एज जो कि मूर्त संक्रियात्मक होती है, इसमें कोई भी चीज को लेकर के पहचानने लगेगा, अंतर करने लगेगा, या बालक में लंबाई है, भार है, इन सारी चीजों पर गुण देखने को मिलेगा, परंतु क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन करने में सक्षम भी नहीं होता है। चौथा आपका बिल्कुल सही है, जहां पर बात कर रहा है अमूर्त संक्रियात्मक में कि वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न में यही पूछा गया था कौन सा सही है, तो डी वाला यहाँ पर यानी चौथा आपका सही है। अब कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, जैसे संवेदी पेशी में अगर आप देखेंगे तो इंद्रियां जो है शिक्षक होती हैं, प्रतिवर्त क्रिया है, अतरंग व्यवहार है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं, ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और एज भी लिखी है जन्म से 2 वर्ष। दूसरी देखेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है, भाषा विकास होता है, इसमें अपरिवर्तनीयता देखने को मिलती है, अहम केंद्रवाद देखने को मिलता है, जीववाद देखने को मिलता है। ये शब्द चारों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे सीधे इन्हीं शब्दों का उपयोग करके क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। अपरिवर्तनीयता का मतलब समझते हैं, सीधे सीधे बच्चे अपने जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, झूठ नहीं बोल पाते हैं। सबसे अच्छा सिंपल सा तरीका से अगर समझें आप, अपने जो वाक्य हैं उनको पलट नहीं पाते हैं। और अगली स्टेज जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर तर्क भी शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं, केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं भी आ जाती हैं, वर्गीकरण करने में सक्षम होते हैं, संरक्षण का गुण होता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जो चौथा होता है, अच्छा इसकी एज 7 से 11, चौथी होती है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से किशोरावस्था तक, इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाते हैं, यही आंसर था। चिंतन हो जाता है, अपसारी अभिसारी चिंतन आ जाता है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी बच्चे में आने लगती है, तो ये सारे गुण आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद है, व्याख्यान है, सजा है, पुरस्कार है। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पूछा गया है, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण है? अगर लेव वाइगोस्की की बात करें तो इन्होंने क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, एक तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था इन्होंने, दूसरी बात इन्होंने कही थी कि भाषा बच्चे में पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। अब भाषा जो होगी उससे आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है संवाद करेंगे, तभी वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसका विकास हो पाएगा ना, तभी तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो जो आप भाषा को लेकर के बात करेंगे तो महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो इन्होंने कहा था कम्युनिकेशन, संवाद, डायलॉग, ये आपका सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो संवाद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके डिटेल की बात करते हैं, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने भाषा को अधिगम और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना है, और भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करना, सीखने के साथ साथ संवाद करना, अनुभवों को साझा करना, इनके लिए ये किया जाता है। संवाद छोटे बच्चों द्वारा उत्पादित भाषण को संदर्भित करता है, या तो स्वयं या दूसरों को संबोधित किया गया प्रतीत होता है, जिसकी कभी-कभी आसानी से एक श्रोता द्वारा कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के भाषा से ही आप संवाद वर्ड को जोड़ सकते हैं। बाकी पुरस्कार, सजा, व्याख्यान, व्याख्यान लेक्चर बहुत बड़े-बड़े होते हैं, वो अलग है, क्योंकि कम्युनिकेशन चीज अलग है, व्याख्यान जो है वो अलग है। अगला है, इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? किसने कहा था? ऊपर इंग्लिश वाला भी पढ़ते रहिएगा, इसीलिए हम जब भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों पोर्शन एक साथ दिखा रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में ना समझ में आए, इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, या फिर स्किनर, या फिर चॉम्स्की, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की आपका सही होगा, जिन्होंने अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर के बात की है। वाइगोस्की ने भाषा को अधिगम और विकास के एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में माना, अभी ऊपर हमने बताया भी। ये मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास संस्कृतियों में भिन्न होता है। इस प्रकार अधिगम सामाजिक परिवेश में अंतःक्रिया करने के साथ साथ अपने मन में विचारों का पुनर्निर्माण करना, उन्हें दूसरों के साथ साझा करना था। भाषा का उपयोग शिक्षार्थी द्वारा विचारों को व्यवस्थित करना, सीखने के साथ साथ संवाद करने, अनुभवों को साझा करने, इसके लिए किया जाता है। तो बच्चे, वयस्कों और साथियों के साथ अंतःक्रिया शब्द का प्रश्न में यूज किया गया था ना, कि कौन मानता है मेन अंतःक्रिया का रोल होता है। अभी ऊपर हमने बताया कम्युनिकेशन करना ज्यादा से ज्यादा, वाइगोस्की इसीलिए भाषा पर जोर देते थे। तो इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लाइन आपको अगर पता है तो आप इस प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला है, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है?
द एबिलिटीज इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड, सबसे पहला है आपका छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें दो से अधिक आयाम शामिल होंगे। लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना। प्रश्न में पूछा क्या गया था? प्रश्न में कह रहा था कि भैया तार्किक गणितीय बुद्धि की जो क्षमताएं होती हैं वो इनमें से किसमें आ रही हैं? क्या केवल छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल? पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं लय, ताल, स्वर, तो इसमें आपका कहाँ से यूज हो रही तार्किक गणितीय बुद्धि? तीसरे में देखिए विशिष्ट पिच है, स्वर और लय, यहाँ पर भी देखेंगे तो चौथा ऑप्शन देखेंगे तो ज्यादा बेहतर लग रहा है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न को पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। तो ये आपका सबसे बेहतर ऑप्शन है जो कि आपका संबंधित है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में शामिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। हॉवर्ड गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं उनमें विशेषता देखने को मिलती है। तो गार्डनर ने दिया था ना बहुबुद्धि वाला सिद्धांत, तो इन्होंने ही कहा था, क्या कहा था कि प्रतिरूप को खोजने की, तर्क की लंबी लंबी श्रृंखला को हल करने की जो क्षमता होती है वो कहलाती तार्किक गणितीय बुद्धि। एक व्यक्ति की विशेषताएं न तार्किक रूप से समस्याओं को विश्लेषण करना, गणितीय संचालन करना, वैज्ञानिक जांच करना, ये सारी चीजें इसी में जो है वो आती हैं। 11 प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया है किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलसेंस जेंडर रोल्स एंड स्टेरियोटाइप्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय फिल्म। देखिए आप कुछ भी मूवी से देखते हैं कहीं ना कहीं सीखते तो हैं। जैसे अभी हाल ही में आई थी 12th फेल मूवी, तो बहुत से लोग मोटिवेट हुए हैं, भले एक दिन के लिए हुए हो, पर अच्छी मूवी थी, कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रही थी। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है कि किशोरों की जो जेंडर भूमिकाएं हैं, रूढ़िवादी हैं, अगर उनके प्रति उनका कोई दृष्टिकोण है या वो किस प्रकार से सोचें, उन मूल्यों को निर्धारण करने में, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे फ़िल्में हो, वो एक प्रभाव डालती हैं। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखेंगे तर्क लिखा है कि मीडिया जो है वो सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो सामाजिकरण का रोल तो अदा करती है मीडिया, और कहीं न कहीं जो इस बात कर रहा है रीज़न को लेकर के, वो इस अभिकथन को लेकर के कर रहा है कि यहाँ पर जो बात हो रही है उसी का ये रीज़न है। तो यही प्रश्न में पूछा गया, क्या दोनों के दोनों कथन सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है? आर व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। रीज़न आपका नीचे है, ए आपका ऊपर है। तो वो आप देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जहाँ तक चांसेस आपके एकदम सही के लग रहे हैं। आगे भी ऑप्शन देख लेंगे तो एक में ये हो जाएगा कि सही व्याख्या नहीं करता है, एक में ए सही, आर गलत और आर गलत, ए सही। तो लास्ट के दो तो नहीं होंगे, व्याख्या तो कर रहा है और साथ में पहला कथन भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। तो देखेंगे ए ऑप्शन ही सही है। किशोरों के लिए मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन्हें दुनिया और इसके भीतर अपनी जगह के बारे में सिखाते हैं। स्कूल साथियों और मीडिया द्वारा बारीकी से पालन किए जाने वाले परिवार को बच्चों के जीवन में सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट जो है वो माना जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है कि दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन फिल्में भी प्रभाव डालती हैं। तो दोनों कथन सही थे और ये सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, फॉलो करें डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड कैरिकुलम। दूसरा कह रहा है विभेदित निर्देश लागू करें। तीसरा कह रहा है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें और चौथा है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो वही पूछ रहा है विभिन्न पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, उनके सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को इनमें से क्या करना चाहिए? तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, यानी कि इम्प्लीमेंट करें, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देश लागू करें। अलग अलग अभ्यर्थी की अलग अलग क्षमता होती है, तो समावेशी कक्षा में उसी के अनुसार ही तो आपका मैनेज किया जाता है। विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं, विभिन्न शारीरिक और मानसिक क्षमता होती है उनमें, कई शिक्षार्थी होते हैं। तो इसका एक शिक्षक को ये पालन करना चाहिए कि सबसे पहला तो ये है कि सभी के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए, चुनौतीपूर्ण पिछड़े दिव्यांग बच्चों के लिए सहित।
विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो व्यक्तिगत छात्र हैं, उनकी सीखने की गति का सम्मान करना चाहिए। तो यही है आपका सेकंड वाला जो पॉइंट लिखा गया ना कि विविध शैक्षणिक निर्देशात्मक रणनीतियों का यूज़, यही प्रश्न में ही पूछा गया था कि विभेदित निर्देश को लागू करें। ऐसा वातावरण बनाना जिससे बच्चा विविधता के साथ सीख सके, ना कि सीखने के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सकें। और हम विचार कर सकते हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को ये भी चाहिए कि विभेदित निर्देश जो है वो लागू करें। यहाँ पर ये आंसर है आपका एक्चुअल में कि विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं ना, अलग-अलग बैकग्राउंड से, तो उनके बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए यही ज़रूरी है कि आप विभेदित निर्देश, देखिए शिक्षा सभी को समान देंगे समावेशी शिक्षा में। ऐसा नहीं कि कोई आप भेदभाव करेंगे। पर ऐसा तो है नहीं कि एक ऐसा अभ्यर्थी भी होगा जिसको लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए आप अलग इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असेसमेंट यानी कि आकलन। पहला कह रहा है कि इसको अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। दूसरा कह रहा है कि इसको सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। आकलन को लेकर के बात किया गया है कि आकलन सीखना अलग-अलग है, तो उनको जोड़ना नहीं चाहिए, अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। तीसरा कह रहा है कि बच्चों को समान क्षमता समूहों, धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही गलत है। अभी हम ऊपर समावेशी शिक्षा पढ़ कर के आए हैं, भैया अलग कोई नहीं होगा। चौथा आपका कह रहा है कि जो बच्चों को की सीखने की तैयारी से लेकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो आकलन है वो बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर के जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका एक अंग होना चाहिए। तो वही तो बात करते ही हमसे इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, तो बस यही आपका सही हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में भी इसी को लेकर के बात की गई, तो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी समझ में आपको आ ही गया है। ये भी पॉइंट वाइज लिखा गया है कि केवल ग्रेडिंग और रैंकिंग के लिए आकलन का दृष्टिकोण और इसे अधिगम का गतिविधियों के साथ एकीकृत मूल्यांकन के दृष्टिकोण में बदल दिया गया है। ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है या पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग। आप निगेटिव वर्ड को भी अगर पकड़ लेंगे ना तो आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या शब्द का उपयोग किया गया है, निष्क्रिय, पहला ऑप्शन कट जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन काट सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ सक्रिय भी लिखा है, सामाजिक भी लिखा है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में तो भाई दोनों चीजें होती हैं। परीक्षा उन्मुख क्या केवल और केवल आप एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाकर रख देंगे बच्चे को? तो बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाहेंगे ना कि करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी हों, पूरा ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट हो। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कह रहा है केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित है, ऐसा तो नहीं है। कभी आपने देखा है कि कोई बढ़िया-बढ़िया विद्यालय होते हैं, तो क्या वो पाठ्यपुस्तक से पढ़ाकर घर भेज देते हैं? नहीं, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी भी होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या ज़रूरी है? बी ऑप्शन, सक्रिय भी हो और सामाजिक भी हो। आंसर बी वाला हो जाएगा। जॉन डीवी जो हैं एक अमेरिकी दार्शनिक, इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। तो ये याद रख सकते हैं भैया, जॉन डीवी ने दिया था। और इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षक केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम हेतु अपने वातावरण के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं भी लिखी हैं कि अधिगम एक सामाजिक और सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों और शिक्षकों और साथियों की सक्रिय और सहयोग से उत्पन्न होता है। वो तो आप क्वेश्चन समझ ही गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभिकथन लिखा है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। पहला ये लिखा है कि भैया स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम और प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन का यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि समावेशी जो शिक्षा है उसका उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। अब यही चीज़ यहाँ पूछा गया है कि दोनों सही हैं, व्याख्या कर रहा है एक-दूसरे की, या गलत हैं, व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही है, दूसरा गलत है, या दोनों गलत हैं। तो अगर आप कथन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है मतभेद को खारिज करके क्या कह रहा है, सभी को समान बनाना। देखिए, सभी को समान बनाना अलग बिंदु है, सभी को समान शिक्षा देना अलग बिंदु है। सभी को समान बनाने का मतलब समझ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रतिभाशाली है तो उसको भी हम एक एवरेज बच्चे के बराबर कर दें, और एक एवरेज है उसको भी हम
प्रतिभाशाली बनाने का प्रयास करें। कहने का मतलब यहाँ पर अपोजिट सेंस में जा रहा है, तो सभी को समान बनाना एक अलग सेंस में है, तो ये आपका कथन यहाँ पर गलत है। अगर पहला कथन देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा था मानकीकृत पाठ्यक्रम जो है और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, तो ये भी कथन आपका गलत है। क्यों गलत है वो हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर आंसर क्या होगा, दोनों कथन आपके गलत हैं। सभी छात्रों का वातावरण अलग-अलग होता है। आपको पता है भिन्न-भिन्न वातावरण संस्कृतियों में बच्चे आते हैं, उनकी समझ भी अलग-अलग होती है। तो बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, कथन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कक्षा में अधिगमकर्ता अलग-अलग गति से अधिगम करता है और एक शिक्षक के रूप में आमने-सामने कक्षा में सभी की अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करना आपका लगभग असंभव होता है। लेकिन कक्षा में इस अवधारणाओं की समझ हमें विविध अधिगम की आवश्यकताओं को समायोजित करने में मदद करेगी, अतः इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो वाला गलत है। और साथ ही साथ समावेशी शिक्षा का उद्देश्य हमने बताया कि मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाना गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। उसकी भिन्न-भिन्न अधिगम की शैली और अधिगम की गति होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको लेकर के चलते हैं। तो ये आपका दोनों के दोनों कथन आपके गलत थे। अगला देखते हैं, आधे प्रश्न हमारे हो गए। सोचिए 30 क्वेश्चन में हमारा 30 मिनट लग गया है, परंतु हम कोशिश ये कर रहे हैं ना कि केवल क्वेश्चन आंसर ना बता के चीज़ों को समझते हुए चलें। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा और बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। उससे पहले ये भी आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर ही हम आपको मेन फ़ोकस करके करा रहे हैं। बताइए तो प्रैक्टिस भी करा सकते हैं, पर समय ज़्यादा नहीं है, तो प्रीवियस ईयर का थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि आपको कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आ चुके हैं, उसका अंदाज़ा भी लग जाता है। बाकी अगला सब्जेक्ट हम आपको कौन-सा करा दें, ये कमेंट में सभी अवश्य बता दीजिएगा। या सीडीपी के ही पहले प्रीवियस ईयर सारे करा दें या कोई और सब्जेक्ट करा दें, जूनियर का ही हम अभी करा रहे हैं। बताइए प्राइमरी करा दें, जो भी आपको लगता है कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। तो बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में जब प्रवेश लेते हैं तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। अब पहला है विशिष्ट बच्चा का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, लिखा है। विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा एक समावेशी कक्षा में जब प्रवेश कर रहा है तो क्या सही होगा। तो कह रहे हैं भैया सीखना अवास्तविक है। दूसरा कह रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। और चौथा कह रहा है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता और अलग-अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल जो है वो सुदृढ़ होते हैं। तो चौथा पॉइंट तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल सही है। इट स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करने को लेकर के क्षमता विकसित करना, उनकी समझ को विकसित करना, उनमें अलग-अलग जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करना। तो ये तो भैया बिल्कुल 100% सही है। और अगर पहला देखेंगे तो यहाँ पर अवास्तविक वर्ड मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे में कह रहा है नहीं आपका विपरीत होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। नेगेटिव वर्ड को मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो शिक्षक हैं, उनको शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, कि जो भी वो अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो कौन से आ रहे हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आ रहे हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको हम किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे चलने-फिरने में दिक्कत है, खेलने-बोलने में दिक्कत है, सुनने-पढ़ने में दिक्कत है। डीएलएड में आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, आपके कोर्स में भी है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो ऐसे बच्चों को आप एक समावेशी कक्षा में प्रवेश करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो बच्चे जो है उस चीज़ को लेकर के अडॉप्ट कर पाएँ। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो 2 कथन यहाँ पर सही आ रहे हैं। अब हम आपको ऑप्शन की लेकर तरफ लेकर चलते हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा है। यहाँ देखेंगे तीसरा, चौथा लिखा है, यही सही था तीसरा, चौथा। पहला तो काट ही दिया था, दूसरा हमने काट ही दिया था, तो आपका बिल्कुल तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। समझ में तो बाकी आपको आ ही गया है, चाहे तो पढ़ना पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीग से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच। देखिए अनम्य सोच में अनम्य वर्ड आपका थोड़ा अजीब-सा है, परंतु इंग्लिश टर्म आपके कई बार आसान होते हैं। और अपसारी सोच, तो वही कह रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में जो लीक से हटकर सोच पाते हैं। कई बार देखा जाए तो बच्चों जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको कहा कहते नहीं है कि इसने इस चीज़ जैसे कोई ऐसे आपने लिखा और बाकी सबने एक जैसा लिखा और उस बच्चे ने एक प्रतिभाशाली उसने लीक से हट के सोचा। उसने वो शब्दों का उपयोग किया, उन बातों का उल्लेख किया जो कोई नहीं सोच पाया। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि भैया लीक से हट के काम किया इसने। तो वही कह रहा है लीक से हटकर का जो इस्तेमाल है वो किसके लिए किया जाएगा? अब यहाँ पर
निम्न स्तर की बात की गई, क्या भैया निम्न स्तर हो सकता है? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पर अनम्य सोच लिखा है, ये भी आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 2 शब्द बचे, एक अभिसारी सोच और एक अपसारी सोच। यहीं पर आपको समझना है दोनों के बारे में। अपसारी सोच वो होती है जब आप, अगर आपने चिना सुना होगा अपसारी चिंतन, तो आप किसी चीज़ को एक फैला देते हैं। जैसे आपने अपसारी किरण पढ़ी होगी साइंस में, फिजिक्स में, तो ऐसे किरण फैल जाती है। अगर किसी पॉइंट पर पड़ती है तो फैल जाती है। फैलने का मतलब क्या है? आपका जो चिंतन है वो दूर-दूर तक हो। तो वही लीक से हटकर वही व्यक्ति तो सोच पा रहा है जिसका चिंतन दूर-दूर तक हो। तो ये आपका होता है अपसारी सोच, दूर-दूर तक सोच पाए। और जो अभिसारी सोच होता है, जैसे बहुत सारी किरणें आ जाएँ, एक ही चीज़ पे फोकस कर जाएँ, ये होता है आपका अभिसारी सोच। तो ये आपको दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच, लीक से हट के वो सोच पाया। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। इसको लेकर के लिखा भी वही सारी चीज़ें हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र के सामान्य मानसिक क्षमता या प्रतिभा के उच्च स्तर के धनी होते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, समान आयु, अनुभव और ऐसा कुछ खास नहीं लिखा है। ये ज़रूर लिखा है, अपसारी चिंतन वाले शिक्षार्थी संवेदनशील होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखने में सक्षम होते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट डज़ इंक्लूजन इन एजुकेशन इम्प्लाई? शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालय में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन या समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग-अलग वर्गों का प्रावधान। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर सेपरेट सेक्शन बनाने की बात की। हमने पहले ही कहा भैया हम एक साथ पढ़ाना चाहते हैं तो हम अलग-अलग क्यों वर्गों का प्रावधान करेंगे? तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिभाशाली बच्चों को आप विशेष विद्यालयों में नियोजन करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। विशेष जो वाले बच्चे हैं उनको आप इसमें शामिल करें तो ये भी आपका नहीं होगा। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान सबसे बेहतर ऑप्शन है। विशेष विद्यालय में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध ये भी नहीं होगा। समावेश का शिक्षा का सीधा से यही अर्थ होता है कि सभी को समान शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। समावेशी शिक्षा का अर्थ है प्रभावी कक्षाओं का निर्माण करना, सभी बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करना। वही बात यहाँ लिखी हुई है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है पठन वैकल्य, मुख्यतः वैफल्य लिखा रहता है वैसे कई जगह, वैकल्य लिखा है। डिस्लेक्सिया आपको पता है, बस इतना याद रखिए। हिंदी शब्द तो ऐसा है कि आप सोचेंगे क्या नया आ गया। तो डिस्लेक्सिया इज़ एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज़ इन, जो पूछा गया है किससे संबंधित होता है डिस्लेक्सिया? सुनने, पढ़ने, बोलने, बोलने और सुनने से। तो डिस्लेक्सिया में देखेंगे लक्स साबुन आता है। मैंने कई बार बताया कि अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, उस पे लक्स साबुन से ऐसे-ऐसे आप घिस दें, तो जो लिखा हुआ हिस्सा है, क्या वो आप पढ़ पाएँगे? नहीं पढ़ पाएँगे। तो यानी पढ़ने से संबंधित है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने का विकार है, जिसमें बच्चा छात्र को बार-बार विकल्प छोड़ने, अक्षरों और शब्दों को उलटने के कारण पाठ को पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो बस समझ लीजिए इतना सा पढ़ने से संबंधित है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? आपसे पूछा गया है। पहला कह रहा है सकारात्मक अधिगम, नहीं प्रश्न पूछेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन और उपयुक्त समायोजन और मानकीकृत निर्देश। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। अभी ऊपर एक शायद प्रश्न भी आया था जहाँ पर मानकीकृत निर्देश को लेकर के बताया गया था कि वो गलत है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है। तो स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन आपका गलत है, बाकी सही है। आपके कोऑपरेटिंग लर्निंग है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है, रीज़नेबल अकोमोडेशन है, तो बाकी सब सही है। समावेशी शिक्षा सभी वर्गों के लिए नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को शिक्षित करने के लिए अभ्यास को संदर्भित करता है। एक समावेशी कक्षा में विशेष पृष्ठभूमि, विविध कौशल, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, ऐसा कुछ नया तो है नहीं। सकारात्मक अधिगम, सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन और उपयुक्त समायोजन समावेशी कक्षाओं की विशेषता के अंतर्गत आते हैं, जबकि मानकीकृत निर्देश समावेशी कक्षाओं की विशेषता आपकी नहीं है। अगला देखते हैं, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एकरूपीय और कठोर पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित मतलब होता है किसी को आप गिराएँ नीचे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डिस्करेज तो आप कतई नहीं करेंगे, ये तो ऑप्शन सीधे-सीधे काट दीजिए। शिक्षकों को लिखा है तो ये नहीं होगा। और चौथा है आपका सीखने की कैसे सीखते हैं इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चौथा तो बिल्कुल सही है, चौथा तो मतलब 100% सही है।
मानकीकृत यहाँ पर आया, अभी ऊपर बता चुके हैं, तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक रूपी और कह रहा है कठोर पाठ्यचर्या, भैया गलत हो जाएगा। तो बचा क्या चौथा, यानी कि सीखने को लेकर के प्रोत्साहित करना चाहिए। और एनईपी 2020 में भी नई नई शिक्षा नीति 2020 में ये सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव जो है वो करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो दूसरा लाइन लिखी है स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी ओर बात करता है एनईपी 2020। और हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताएं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी पहचान करना, उनका समग्र विकास करना, ये सब इसमें आता है। इसके अलावा एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग और प्रत्येक विषय में कला और खेल को स्वीकृत किया जाएगा। वही सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वही पूछा गया, पहला जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, या पुनर्बलन और सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। बात किसकी कर रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। किसकी बात की थी, भाषा की बात की थी। इतनी एक बात अगर आपको याद है, अगर इस ऑप्शन में देखेंगे चारों में, तो यहाँ पर एक बात की गई है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने सिद्धांत दिया था ना, तो सामाजिक संदर्भ की भूमिका होती है, यही मेन हो जाएगा, क्योंकि इनका सिद्धांत ही था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इससे पहचान सकते हैं, आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। और बाकी देखेंगे तो शिक्षक की निर्देशक की भूमिका रहती है, जानकारी के रटने पर जोर रहता है, ये सब गलत है, ऑप्शन गलत वाले भी हैं। पुनर्बलन को लेकर के कोई मतलब ही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कि संस्कृति एक सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, बढ़ते हैं, आसपास की दुनिया को समझते हैं, और इसी में ही प्रक्रियाओं को समझा, वयस्क और साथियों के साथ पारस्परिक क्रिया, ये सारी चीजें जो है वो होती हैं। यही इन्होंने बस कहा था, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला कह रहा है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। अनुसरण के द्वारा होता है, निष्क्रिय श्रवण के द्वारा होता है, अनुकूलन और पुनर्बलन के द्वारा होता है, या अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। किसके किसके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो केवल अनुसरण के बात की नहीं है, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा। अनुकूलन और पुनर्बलन और अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी में डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार अधिगम की जो समझ है उसको निष्क्रिय प्रक्रिया से एक सक्रिय प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया था, क्योंकि संरचनावाद ये मानते थे कि अधिगमकर्ता के द्वारा अपने वर्तमान ज्ञान और वातावरण के साथ अंतःक्रिया के उत्तर में ज्ञान सक्रिय रूप से उत्पादित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षक ज्ञान का वितरण नहीं करता है, छात्रों को इसके निर्माण के अवसर और प्रोत्साहन देता है। ज्ञान एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं के अर्थ का निर्माण करता है। तो वो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी होती है, ऐसा जीन पियाजे और वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाते हैं। विद्यार्थियों में समस्या समाधान, भय उत्पन्न करेंगे भैया तो बिल्कुल गलत है, तनाव उत्पन्न करेंगे तो भैया बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करेंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। रटना किसी भी प्रकार से सही नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा है कि सामग्री को तो पहली बात आप निष्क्रिय बनाए दे रहे हैं, निष्क्रिय वर्ड ही निगेटिव है, और बार बार याद करने को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, रटवा रहे हैं, तो ये भी गलत है। तीन ऑप्शन जब कट गए तो चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, इस चीज को लेकर के इनकरेज करें, एंड यूज ऑफ स्ट्रेटजीज सच एज एनालॉजीज एंड, यानी कि अनुमान और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को आप ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। यही आपका कथन बिल्कुल सही है, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों में समस्या समाधान को कैसे आसान बनाएंगे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है कि रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और ज्यादा सुगम बना सकते हैं। अगला है आपका, जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करता है तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। तनाव, शर्म, हीनता, संतुष्टि, कौन सा सही होगा। तो जब विद्यार्थी किसकी भावना का अनुभव करता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, जब विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करता है तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संतुष्टि से मतलब होता है एक सुखद एहसास जो आपको तब मिलता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते हैं और जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आप चाहते हैं। कुल मिलाकर के सैटिस्फैक्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है पॉज़िटिव इम्पैक्ट तभी पड़ता है जब आप अपने मन की करते हैं। अगला है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित तो बिल्कुल नहीं होगा, सुसाधित या खारिज या दंडित। तो केवल फैसिलिटेटेड ही पॉजिटिव पॉइंट है मतलब पॉजिटिव वर्ड है, बाकी देखेंगे तो कोई भी नहीं है। डिसमिस्ड करेंगे नहीं, पनिश्ड करेंगे नहीं और पहले ही बताया था डिस्करेज करना मतलब गिराना किसी व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं। गिराने का मतलब वो मार के गिराने नहीं होता है, गिराने का मतलब होता है किसी को अपनी बातों से हतोत्साहित कर देना, गिरा देना। हतोत्साहित वैसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति का उत्साह नष्ट हो गया हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल अगर आप लाइव लेंगे तो जैसे यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी सालों से नहीं आई है। तो बच्चा तैयारी करते-करते 1 साल इंतज़ार, 2 साल इंतज़ार, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए उसको तैयारी करते-करते। अब वो क्या हो गया हतोत्साहित हो गया है कि मतलब उसके अंदर ही से नहीं आ गया है। वो वाली कंडीशन जो होती है ना वो कहलाती है हतोत्साहित कि अब उत्साह जो है वो नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग मेकिंग इन स्टूडेंट शुड बी फैसिलिटेटेड। पहला कह रहा है बारंबार अभ्यास पर जोर देंगे, निष्क्रिय अनुकरण तो भैया बिल्कुल नहीं होगा। भौतिक पुरस्कार देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। खोज और अन्वेषण ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। केवल अभ्यास पर जोर देकर के ना कहेंगे आप खोज और अन्वेषण के द्वारा जो है वो सबसे बेस्ट होगा। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को खोज और अन्वेषण द्वारा सुगम बनाया जाना चाहिए। अन्वेषण विधि में छात्रों कम से कम बताकर उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज कर जो भी सारी चीजें आपको सिखानी होती हैं उसको पहचानने पर बल जो है वो दिया जाता है। अगला है आपका प्रश्न समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहला है आपका फंक्शनल फिक्सनेस यानी प्राकृत्यात्मक आबद्धता। जैसे ये आप शब्द देख रहे हैं ना, तो ये आपके शब्द हिंदी में आपको नहीं समझ में आएँगे, इंग्लिश में समझ में आ रहे होंगे, अगर दोनों को कंपैरिज़न करें। दूसरा है आपका पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, तो वर्किंग बैकवर्ड्स, स्वानुभाविक, तो आपका ह्यूरिस्टिक और आपका कलन विधि। तो समस्या समाधान की प्रभावी रणनीति इनमें से कौन-सी नहीं है आपसे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर जो गलत है वो आपका पहला वाला है। फंक्शनल फिक्शनेस एक प्रभावशाली रणनीति नहीं है समस्या समाधान को लेकर के और वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है कि आपका जो फंक्शनल फिक्शनेस है वो एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति एक कार्य योजना है जिसका उपयोग समस्या खोजने के लिए किया जाता है। विभिन्न रणनीतियों और उनके साथ-साथ अलग-अलग कार्य योजनाएँ उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध रणनीति परीक्षण, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि और त्रुटि सिद्धांत है और ये एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक ही ले जाते हैं। 29 प्रश्न आपका एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना या सीखने के निष्क्रिय निष्क्रिय लिखा हुआ है तो भैया बिल्कुल गलत है। इसका स्वरूप सामाजिक होता है, सामाजिक रचनावादी की बात की गई तो हो सकता है। तीसरा कह रहा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित केवल हो जाएगा तो ऐसा मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था कि सोशल जब भी होता है ना तो आसपास के लोगों से मिल रहे हैं, परिवारवाद है, स्कूल है, ये सारी चीजें आती हैं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित केवल नहीं रह जाता है। परीक्षा केंद्रित ही केवल रहेगा तो बिल्कुल गलत है, तो सही क्या होगा? बी वाला सही होगा, इसका स्वरूप सामाजिक होता है। तो एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में रट कर सीखना, याद रखना, याद करने के आधार पर अधिगम और दोहराव की अनुमति ये सब नहीं आती है। वही चीज़ आपसे यहाँ पूछी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू चिल्ड्रन फेलियर तो इनमें से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है? व्यक्तिगत पाठ्यचर्या, संदर्भित पाठ्यचर्या, सक्रिय पाठ्यचर्या या पाठ्यचर्या का मानकीकरण। और ये सीडीपी का पेपर है। यही चीज़ मैंने अभी वीडियो के बीच में भी बताया था कि कमेंट में अवश्य बताइएगा क्या इसी प्रकार बाकी भी आपको प्रीवियस ईयर ही करा दें या ये पेपर का बाकी जो पोर्शन है वो पहले करा दें। ये जूनियर का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा कमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको करा देंगे। आंसर की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो चौथा ऑप्शन में ही मानकीकरण को लेकर के बात की गई है और मानकीकृत पाठ्यक्रम ऊपर ही से हम देखते आ रहे हैं कि कोई मतलब सीधे सीधे सब में गलत होते हुए देखने को मिल रहा है, तो विफलता के लिए जिम्मेदार भी यही ऑप्शन हो जाएगा। सक्रिय पाठ्यचर्या तो बिल्कुल सही है, संदर्भित पाठ्यचर्या और व्यक्तिगत पाठ्यचर्या भी सही है।
तो वही पूछा गया था कौन सा चिल्ड्रन के फेलियर में मेन कंट्रीब्यूट करता है फैक्टर, तो आप क्या कहेंगे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैरिकुलम। एक्सप्लेन की भी बात करते हैं तो मानकीकृत जो पाठ्यचर्या है उसका विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अधिक सहायता प्रदान नहीं कर सकती है। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार ही प्रासंगिक पाठ्यचर्या अपनाएं। कक्षा में प्रत्येक समूह के लिए शिक्षा शास्त्र केंद्रित दृष्टिकोण का यूज करें। तो यही मेन कारण यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं। तो इसी का ही हिंदी पोर्शन जो आपका आया था इसी 8 तारीख को, उसके पेपर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य बताइएगा कि और क्या जो है आपको प्रीवियस ईयर का कराया जाए। ये प्रश्न आपके लिए, अवसान का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? आविर्भाव होगा, समाप्ति होगा, अंत होगा, पतन होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।